सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और जब भी विपत्ति आती है तो कायर को ही दहलाती है, लेकिन सुरमा विचलित नहीं होते हैं। चलिए आज की श्रृंखला में हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे। 2017 का पेपर है और सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो है पीसीएस प्री में भी और समीक्षा अधिकारी में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस श्रृंखला में हम लोग पहला क्वेश्चन इतिहास का है, प्राचीन भारत का इतिहास है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव के दोनों अंकित हैं? किसके सिक्कों पर जो है ये दोनों चित्र अंकित है? तो वह जो है उत्तर हमारा होगा, ये जो है अफ़गानिस्तान के थे अगाथोक्लीज महोदय। इसका जो व्याख्या हम देखेंगे, अफ़गानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव कृष्ण संकर्षण अर्थात बलराम का चित्र अंकित है। तो वासुदेव कृष्ण जी को कहते हैं, ये पता ही है। संकर्षण जो है बलराम को कहते हैं। इन दोनों का भी चित्र जो है अगाथोक्लीज के सिक्के पर प्राप्त हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्के जो है संकर्षण एवं वासुदेव के किसके सिक्के पर अंकित है, तो अगाथोक्लीज के। ये तो हमारा विकल्प होगा डी ऑप्शन। चलिए लगे हाथ हम लोग जान लेते हैं अफ़गानिस्तान की राजधानी। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्या है? अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे कौन? मतलब इंद्र महोदय, इंद्र जी। पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। वर्षा के देवता थे। तो इसमें हमारा विकल्प होगा 1 एवं 4। 1 एवं 4। 1 एवं 4 झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। दूसरा जो पापियों को दंड देते थे, ये इंद्र और सोम थे। कौन था? इंद्र और सोम थे। और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण महोदय थे। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये ऑनलाइनर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मिलान करना है। क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिर गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त अरण्य अभिलेख। तो इसमें हमारा जो सुमेलित नहीं है वो सी ऑप्शन है। क्या है? प्रभावती गुप्ता उदयगिर। कुमारगुप्त मंदसौर से है, ये सही है। पतिक तक्षशिला से हैं और समुद्रगुप्त अरण्य अभिलेख से हैं। तो प्रभावती गुप्ता वाला मिलान ये गलत है। इसका जो है उत्तर हमारा सही होगा उदयगिर जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ना कि प्रभावती से है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुमारगुप्त मंदसौर से अभिलेख से संबंधित हैं। पतिक तक्षशिला, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिर, समुद्रगुप्त अरण्य अभिलेख। प्रभावती गुप्ता का कोई जो है अभिलेख नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा समाधान R37, गोदी है, नर्तकी मूर्ति है, जुता हुआ खेत है। तो मिलान करना है। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत से प्रमाण मिले हैं, तो A का 4 हो जाएगा, C का जो है 4 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा। ये काट दो, ये काट दो। पेपर सॉल्व करने का तरीका भी समझ लो, तुरंत ऑप्शन काटना सीखो। उसके बाद D का है 3, D का 3, तो D का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। अब मामला फंसता है A और B में। तो A का है समाधान और लोथल गोदी। तो A1 B2 और A1 B2 हो गया। ये हमारा D ऑप्शन सही होगा। देखते हैं उत्तर। हाँ, D ऑप्शन सही होगा।
हड़प्पा से समाधान का वो प्रमाण मिले हैं। लोथल से गोदी कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो का अर्थ एक बार पूछा है पीसीएस प्री में कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया, तो वह उत्तर हमारा सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। इसका व्याख्या हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन सा था? यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। किसका राजदूत रह चुका था? अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। सेल्यूकस का। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, ये नोट कर लीजिएगा। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना, अच्छा आगे आ भी गया, उसे अपने इंडिका नाम अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नोट करने लायक है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने लिखा। किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। और जो है सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में। ये कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था? यूनान। इसके पहले यह अराकोसिया के क्षत्रप राज दरबार सेल्यूकस के भी राजदूत रह चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मध्यकालीन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। गुरुमुखी, तो इसमें हमारा उत्तर क्या है? गुरु अंगद। और लगे हाथ हम लोग समझ लेंगे कि सिख गुरु में जो है संख्या जो है 10 थी। कितनी थी? 10। पहला गुरु गुरु नानक जी थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और व्याख्या देखते हैं। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरुमुखी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे से गुरु अंगद द्वारा 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए प्रयुक्त किया गया था। गुरु अंगद जो है दूसरे गुरु थे। तीसरे गुरु अमरदास थे। चौथे गुरु रामदास थे। तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार अनिवार्य किया था। केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ये 5 जो है अनिवार्य किए थे कि सभी को जो है धारण करना है। और पुरुषों के आगे, नाम के आगे सिंह लगाना है, महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाना है। ऐसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, बाजार कीमतों के नियंत्रण कीमतों के नियंत्रण करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामान्य दरबारों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की थी। इसमें जो है अगर पूछ ले कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अमीर ये कोही विभाग किससे संबंधित था? तो अमीर ये कोही जो है कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। अगला है क्वेश्चन 9वां, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो यमबीटी। क्या नाम है? यमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। यह जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो इसमें जो है कई है, 4 है। द्वापर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और कराचिल अभियान। ये चारों नोट कर लीजिए। इसका जो हम व्याख्या पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी और सोने के सिक्के के बराबर था।
जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल हो गई। एमबीटी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? वाह भाई, क्या क्वेश्चन है। तो वो है अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है कि वह कौन सा व्यक्ति है या कौन सा गुरु था जिसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी और हम डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली का जो है 7 सुल्तानों काल निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबक ये हिंदी, इम्पॉर्टेंट है, सबक ये हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद या तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहता था। तो यह जो है अमीर खुसरो का उपनाम भी है। कह लो कि तूतीय हिंद किसे जाना जाता था या हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता था, तो वह अमीर खुसरो कहा जाता था। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व उनका भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। तो ये हमारा जो है अमीर खुसरो से संबंधित हुआ। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाला में हुआ था। और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का जो है सीरियल बद्ध आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर लें, GKTSL। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है। इसका जो है कार्यकाल की अगर बात करें तो गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320, तुगलक वंश का 13 से 20 से 14 से 14, सैयद वंश का 14 से 14 से 1451 और लोधी वंश का 14 से 51 से 1526। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि को समन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? अब इसमें जो नहर खुदवाने का मामला है ये इम्पोर्टेंट है। किस सदी में? 13वीं शताब्दी में। तो यह जो हमारा उत्तर है इसी ऑप्शन हो, गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को आप GST के नाम से भी नोट कर सकते हैं। और एमबीटी हम बताए भी अभी हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये GST जो है नहर खुदवाने में लगा। आप लोग ऐसे याद कर रहे हैं कि नहर खुदवाने में क्या लगता है? GST लगता है। तो GST से गयासुद्दीन तुगलक। इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, समझिए। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मैं अभी बताया पूरा दिल्ली सल्तनत का क्रम। गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर उसके बाद तुगलक वंश आया। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना? 1/3 किया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। उसके बाद है फिर निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कोष से सही उत्तर को चुनिए। अब इसमें जो है हमारा उत्तर देखो, इसमें जो है सेट करना है कि पहले कौन शासक आए कौन नहीं आए। ठीक है। तो नागभट्ट है, महिपाल है, महेंद्रपाल हैं और वत्सराज है। तो मिलान करना है। तो हमारा क्वेश्चन सही होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। पहले नंबर पर वत्सराज आए। क्या नाम है? वत्सराज।
वत्सराज आए, फिर उसके बाद नागभट्ट आए, उसके बाद महेंद्र पाल आए, उसके बाद फिर महिपाल आए। तो वत्स ऐसे याद कर लीजिए, BN यम। तो बी से वत्सराज, यन से नागभट्ट, फिर यम से महेंद्र मही, वत्स नाग महेंद्र मही, वत्स नाग महेंद्र मही, वत्स नाग महेंद्र, 3-4 बार बोलिए, अभी आपका तैयार हो जाएगा। वत्स नाग महेंद्र मही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान करना है कोड के माध्यम से। ये भी जो है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी सूची 2 है। मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। भीमसेन कायस्थ हैं, चंद्रभान बहमान हैं, ईश्वर चंद्र नागर हैं, सुजान राय भंडारी हैं। कोड के हिसाब से मिलान करना है हमारा। तो हमारा जो है भीमसेन कायस्थ जो है ये तारीख दिलकुशा से मिलान करेंगे, चंद्रभान चहरमान से। तो हमारा विकल्प इसमें सही होगा डी 41-23। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, 41-23। भीमसेन कायस्थ, तारीख ये दिलकुशा, फिर जो है चंद्रभान बहमन चहार चमन, फिर जो है ईश्वर दास नागर जो है फतहात ये आलमगीरी, फिर सुजान राय भंडारी खुलासात उस तवाराखी। तो भैया देखो इसको हम याद कैसे करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे किसी के यहाँ भंडारा होता है तो तारीख पर होता है कि आज इस तारीख को आना है, तो तारीख से तवारीख है, भंडारा से भंडारी है, ऐसे याद कर लीजिए। तो सुजान राय भंडारी खुलासत उत तवारीख। क्लास को आप देखेंगे तो विकल्प मिलेगा, तुरंत उत्तर लगाएंगे। भाई आपके यहाँ भंडारा है तो आप हमें तारीख देंगे कि नहीं देंगे। उसके बाद भीमसेन कायस्थ का देख लीजिए, भीमसेन कायस्थ हैं तो तारीख ये दिलकुशा है। तो भीम जो थे वो बहुत ही जो है दिल खुश थे। भीम जो है महाभारत में जो भीम थे वो बहुत जो है दिल खुश थे। फिर जो है चंद्रभान बहमन है तो चंद्र से चा से इनका भी नाम पड़ रहा है, चा से उनका भी पड़ रहा है नाम। फिर हैं ईश्वर दास नागर, तो ये जो है ईश्वर दास जी हैं, ये जो है आलम के आलम थे। आलम मुस्लिम शब्द में आलम का बड़ा जो शब्द का महत्व है, और हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर शब्द का बड़ा ही महत्व है। तो ईश्वर आलम ऐसे याद कर लीजिए। तो भीमसेन क्या थे, बहुत दिलखुश थे। चंद्रभान से तो हम बता ही दिए चहार, और ईश्वर आलम थे, और भंडारी तारीख। तो हमारा उत्तर विकल्प 41-23 होगा, विकल्प डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ शुरू हो रहा है। क्विज के माध्यम से हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। दूसरा विकल्प है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कोई से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना एक ना दो। तो इसमें हमारा दोनों होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, यह जो है चाहे वनडे एग्जामिनेशन और पेट के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अन्य भी वनडे एग्जामिनेशन इस सिविल की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है, तो इसको सब आपको याद करना होगा। चौरी चौरा घटना कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। सांप्रदायिक निर्णय आवाज़ की घोषणा कब हुआ, ये सब जो है देखना है हमें। तो इसमें हमारा जो है सबसे अंत में जो है सांप्रदायिक आवाज़ की घोषणा है। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए तत्काल। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 में हुआ। चौरी चौरा कब हुआ, 1922 में। दांडी मार्च 1930 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, पता ही है आप लोगों को। सांप्रदायिक आवाज़ की घोषणा 1932 में हुआ। तो 30, 31, 32 और पहला क्या है 22। तो चौरी चौरा 22 में हुआ,
दांडी मार्च 1930 में हुआ। गांधी रिबन समझौता 1931 में हुआ। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ? 1932 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो है मिलान करना है। ये एक तरफ आयोग दिया गया है और उसके अध्यक्ष कौन किसके अध्यक्ष थे? तो रेलवे आयोग है, अकाल आयोग है, और जो है सिंचाई आयोग है, पुलिस सुधार आयोग। तो इसका जो है विकल्प हमारा सी सही होगा, 41-23। इसको जो है हम लोग याद कर लेंगे। ये सब जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। तो इसमें हम 3 बात समझेंगे। पहला तो इसका स्थापना कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है। तो रेलवे आयोग की स्थापना 1901 में हुआ। कब हुआ? 1901 में हुआ। अकाल आयोग 1899, सिंचाई आयोग 1901, पुलिस सुधार आयोग 1902। अब देखिए इसके जो अध्यक्ष थे, तो रेलवे आयोग के अध्यक्ष थॉमस रॉबर्ट्स थे। अकाल आयोग एंथनी मैकडॉनल्ड थे, सिंचाई आयोग मानक्रीफ, स्कॉट मानक्रीफ, पुलिस सुधार एंड्रू फ्रेजर। तो रेलवे आयोग के थॉमस रॉबर्टसन थे, अकाल के मैकडॉनल्ड थे, सिंचाई आयोग के स्कॉट मानक्रीफ थे, पुलिस के जो है एंड्रू फ्रेजर थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एकदम सही सम्मिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमेरचंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाक उल्लाह, लाहौर, जतिन दास, नासिक, राज बिहारी बोस। तो ये जो है हमारा विकल्प जो है सुमेलित यही नहीं है, नासिक वाला। अब हम समझेंगे। पहले तो जो काकोरी षड्यंत्र केस है, ये जो है 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। इसमें जो है ये 4A के जो संगठन था उसी के सदस्य इसमें जो है पकड़े गए। यह जो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ के लिए चली और लखनऊ, शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच में जो है ये लोग जो है लूट लिए मालगाड़ी को। इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक उल्लाह थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, वो नहीं पकड़ में आए अंग्रेज़ों के, और इन लोगों की फांसी हुई। फिर लेक्चर से ही आपका क्वेश्चन फंसेगा। अब जो है जो क्रांतिकारी थे जो पकड़े गए और इनको फांसी हुई, तो पेपर में पूछा जाता है किसको कहाँ फांसी हुई। तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जो है लाहौर ये काकोरी कांड के तहत, काकोरी जो है जो कांड हुआ था उसमें जो पकड़े गए थे इनको जो है गोंडा में दिया गया, और अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में दिया गया, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दिया गया। और लास्ट में जो है ये तो खैर पकड़े नहीं गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हो गया, और ये स्वयं गोली मार लिए थे। कोई नहीं गोली नहीं, क्योंकि कहे थे कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। तो ये हमारा पॉइंट था। तो दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीरचंद्र, काकोरी षड्यंत्र, अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास से संबंधित, जबकि राज बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के जापान चले गए थे। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान का पुराना नाम निप्पन। इसे नोट करते चलिए। और विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा, अर्थात ये इससे संबंधित नहीं है। राज बिहारी बोस जी जो है दिल्ली षड्यंत्र केस में ही शामिल थे, और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान भाग गए थे। चलिए अगला है हमारा 1919 के सुधारों की भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किया। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने। इसका इम्पोर्टेंट है व्याख्या। अखिल भारतीय राजनीति, गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट था। क्या था? रोलेट एक्ट। यह जो है रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट समझ लीजिए। रोलेट एक्ट 1919 में आया। रोलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया। इसे एक और कहते हैं बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। इसके तहत जो है शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल, लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। तो गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने राजनीतिक मंच? 3। कौन कौन? पहला होम रूल, दूसरा खिलाफत
योम तीसरा सत्याग्रह सभा। भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफल रहने के पश्चात 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मदुरै से थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कब आया, इसको जो है कालक्रम में सेट करना है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबल प्लान। तो यह इसमें हमारा बी विकल्प सही होगा। पहले जो है नेहरू रिपोर्ट आया, उसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर चौथे नंबर बेबल प्लान। आप लोग तत्काल नोट करिए, नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 19, क्रिप्स मिशन 1942, बेबल 45, बेबल 45, नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और बेबल योजना 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये जो है आरओ में अब की बार 1 नंबर यहाँ से फिक्स है, गारंटी है, 1 नंबर फिक्स, 1 नंबर फिक्स है, यहाँ से 1 नंबर फिक्स है पूरा। ये जो है अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया कौन कौन सा वर्ष है, ये मिलान करना है। तो हम डायरेक्ट इसमें व्याख्या आते हैं। ये जो है संभलपुर को 1849 में मिलाया गया, सतारा को 1848 में मिलाया गया, अवध को 56 में, झांसी को 54 में। इसको जो है आप लोग पूरा जो है नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट करते चलिए, क्योंकि छोड़ने लायक है नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है संभलपुर है, जैतपुर है, तो आप लोग एक जो है ट्रिक नोट करिए, ट्रिक से आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका जो है आप लोग ट्रिक नोट करें, सजे सब झाना, ठीक। तो सा से हो गया हमारा सतारा, सा से सतारा, जा से जैतपुर, जय से जैतपुर, फिर जो है सा से संभलपुर, फिर बा से बघाट, बा से बघाट, झा से झांसी, ना से नागपुर। तो सा से जो है जो सतारा है यह 1848 में अंग्रेज़ों द्वारा विलय किया गया। उसके बाद जो है जैतपुर और संभलपुर 1849 है, फिर जो है बघाट है 1850, झांसी 53, नागपुर 54, झांसी 53, नागपुर 54। यह जो है झांसी जो 53 है इसमें अधिकृत हुआ था और 54 में लागू हुआ था। और अवध का जो है अवध 1856 में मिलाया गया अंग्रेज़ों द्वारा, और सतारा संभलपुर में हम बता ही दिए हैं। सतारा जो है 1848, संभल जो है 1849। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, इल्बर्टविल, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। तो यह जो है सबसे पहले यही हुआ था। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877, संथाल विद्रोह 55-56, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 45-46, इल्बर्टविल विवाद 1833।
अगला क्वेश्चन है हमारा 1855 संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। भागलपुर के पास मेजर ब्रोज संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्का गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। विकल्प हमारा सी सही होगा। चौबीस नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। तो यह जो है नमक कानून नहीं था असहयोग आंदोलन का कारण। क्या था कारण, चलिए समझते हैं। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला जो है खिलाफत आंदोलन, मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दूसरा पंजाब के निर्देश लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने की ब्रिटिश सरकार की विफलता। जबकि नमक कानून संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से प्रारंभ हुआ था, न कि जो है असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इस समाचार पत्र है और उसके संपादक हैं, ठीक है भैया। तो जो समाचार पत्र है उसका नाम है काल। तो काल का जो है शिवराम, हम आपको तुरंत अभी याद करवा दे रहे हैं तत्काल। ये देखिए काल जो है शिवराम महादेव प्रांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ। अच्छा, अब मेरा जो है पॉइंट सुनिए आप। महादेव जी को क्या कहा जाता है? कालों के काल महाकाल, कालों के काल महाकाल। तो महादेव आपके शब्द में है। उसके बाद मान लो नहीं है ऑप्शन में, तो शिव है कि नहीं है? तो शिव जी को ही तो महादेव कहते हैं, शिव जी को ही तो कालो काल महाकाल कहते हैं। तो काल का क्या हो गया? महादेव। फिर उसके बाद ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं ये बंगाल के थे, तो बंगाली हो गया। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनको जो सुधारक के रूप में जाना जाता था। तो जो सुधारक पत्रिका है वो किसने लॉन्च किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है सोम प्रकाश। क्या है? सोम प्रकाश। तो द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ विद्याभूषण, यह जो है सोम प्रकाश। द्वारका जी ऐसे याद कर लीजिए, द्वारका को ही कृष्ण भगवान कहते हैं। तो वह जो है प्रकाश अपने भक्तों को जो है अंधकार रूपी समस्या से प्रकाश रूपी समस्या में ले जाते हैं। तो द्वारकानाथ सोम प्रकाश, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, काल शिवराम महादेव, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी। पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ से जो है कई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जो हम अवध का राज्य बताए हैं, सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, झांसी, नागपुर, ये ज़रूर अपने पॉइंट में नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आज क्लास कैसा लगा। मिलते हैं कल इसी समय 25 के आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।